हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एक हिस्ट्री का चैप्टर है, जहां पर हम जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अकबर के बारे में पढ़ लिया है, हमने मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ लिया है, तो अब हम इन लास्ट 3 रूलर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। तो चलो शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस चैप्टर को भी हम शुरू करने जा रहे हैं एक स्टोरी के साथ। तो बच्चों, एक ज़माना था जब अकबर बादशाह ने हिंदुस्तान को एकता और शांति से जोड़ कर रखा था, लेकिन बुढ़ापे में ना वो खुद ही बहुत परेशान थे। क्यों? क्योंकि उनका बेटा सलीम उनके खिलाफ बगावत कर रहा था। लेकिन अकबर का दिल बहुत बड़ा था, उन्होंने मरने से पहले सलीम को माफ़ कर दिया और उन्हें कहा कि तू ही मेरा वारिस है। और इस तरह सलीम बना जहांगीर इन 1665 CE। जहांगीर के टाइम पर सब कुछ शांत था, वो सुंदरता और इंसाफ पसंद था। उसकी बीवी नूरजहां असली रूलर बन गई थी। नूरजहां के बिना जहांगीर का हर फैसला अधूरा लगता था। तो कुछ ऐसा था कि एक बादशाह था लेकिन दिमाग 2 थे। फिर आया प्रिंस खुर्रम, जो जहांगीर का बेटा था, जो आगे चलकर बना शाहजहां। शाहजहां का राज मुगलों का गोल्डन एज था। यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर चमकता था, यानी कि वाइट मार्बल, और हर एक बिल्डिंग, हर एक इमारत एक कहानी सुनाती थी। सबसे बड़ी कहानी ताजमहल। ताजमहल जो कि शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। 20 साल लगे, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन आज भी ये दुनिया के दिल में बसा हुआ है। ये आता है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। पर कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। 1657 में शाहजहां बीमार हुआ। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे गद्दी के लिए लड़ पड़े, कुछ ऐसे जैसे 4 भयानक शेर जंगल में लड़ रहे हों। जीत हुई औरंगज़ेब की, उनके तीसरे बेटे की, और फाइनली उसने अपने पिता को आगरा फोर्ट में बंद कर दिया और खुद बन बैठा एम्परर। औरंगज़ेब ने एम्पायर को बहुत बड़ा बनाया, कश्मीर से कर्नाटका, काबुल से चित्तगोंग तक, लेकिन उसने अकबर की बनाई हुई रिलीजियस टॉलरेंस को तोड़ दिया, जिक्सा टैक्स को वापस ले लिया, और इससे बहुत ज़्यादा बगावत फैल गई। स्पेशली सिख्स, राजपूत्स, जाट्स, बुंदेलखंड और स्पेशली सबसे ज़्यादा मराठास में। 26 साल तक डेक्कन में लड़ता रहा। आखिरकार 1707 में ये थका हुआ बादशाह अहमदनगर में मर गया, और उसके बाद मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे बिखर सा गया, और अब आए नए नए राज्य, नए नए देश, और धीरे धीरे सब कुछ जब कमज़ोर होता गया, तब एंट्री हुई ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिश एम्पायर को हम क्लास 8 में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम बात करेंगे इन 3 बादशाहों के बारे में, जो हमें इस साम्राज्य के उठन और पतन के बारे में बताती है। तो चलिए इन डिटेल पढ़ते हैं, इन सब ने क्या क्या काम किए, कैसे आए और कैसे गए। तो शुरुआत करते हैं एंड ऑफ अकबर्स रीन। ठीक है, तो अकबर का रीन जब ख़त्म हुआ, तो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, तो अकबर ने कैसे रूल किया, उन्होंने क्या क्या नई चीज़ें लाई, कैसे उन्होंने अपने आसपास के राजाओं के साथ एक अच्छा संबंध बनाया। राइट। तो अब यहाँ पर जब फाइनल ईयर्स थे अकबर के, तो उनका अपना ही बेटा सलीम उनसे रिवोल्ट कर बैठा और उनके खिलाफ बगावत कर बैठा। तो अकबर ने बाद में सलीम को माफ़ कर दिया, और जब 1605 CE में अकबर की डेथ हो गई, तो अब गद्दी पर बैठे सलीम, और उन्हें मिला एक नया नाम जहांगीर। तो उन्हें जहांगीर के टाइटल से नवाजा गया। अब इनका रूल चला 1605 से 1627 CE तक। तो जहांगीर की बात करते हैं, तो जहांगीर यानी कि सलीम ने इस समय से इस समय तक रूल किया, और इन्हें ना कभी भी इस एम्पायर को संभालने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि इनके पापा ने बहुत ही स्टेबल एम्पायर बना के रखा था। तो थोड़ी बहुत मुश्किलें आई, लेकिन वो सारी मुश्किलें अच्छे से निकल गई। स्पेशली जो फर्स्ट हाफ था इनके रीन का, वो बहुत ही अच्छे से निकला। सो इट वॉज ही इनहेरिटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट और सबसे प्रॉस्परस और बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर ऑफ द मेडिवल वर्ल्ड। अब स्टेबिलिटी जो थी, इट वॉज स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द फाउंडेशन लेड बाय हिज फादर, और बहुत ही
कोई ज़्यादा कोई मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इनके रीन में आई नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब इनके अपने ही बेटे प्रिंस खुसराऊ रिबेलियस निकल आते हैं, तो मतलब इनके खिलाफ बगावत कर देते हैं। सो द फर्स्ट हाफ ऑफ जहांगीर्स 22 ईयर रीन वॉज पीसफुल एंड स्टेबल। उसके बाद उनके बेटे खुसराऊ रिबेलियस हो जाते हैं इनके अगेंस्ट, और ये खुसराऊ को कैप्चर करके इम्प्रिजन कर देते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद भी द सक्सेशन का स्ट्रगल, इस इंसिडेंट से ये पता चलता है कि ये जो कॉमन स्ट्रगल्स है ना, हर एक सक्सेशन में, मतलब हर एक बड़े से बड़े स्ट्रॉन्ग एम्पायर में भी ये जो सक्सेशन के कॉमन स्ट्रगल्स हैं ये सभी में थे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स में नहीं होते थे, ये सब जगह होते थे। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मेवाड़। तो जहांगीर ने एक एक्सपेडिशन भेजा अगेंस्ट राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़। तो जैसे उनके फादर थे राणा प्रताप सिंह, तो अमर सिंह भी ना मुगल सुप्रीमेसी को रिफ्यूज़ करते थे, वो भी उनको एक सुप्रीम अथॉरिटी नहीं मानते थे मुगल्स को। तो अब जहांगीर ने सोचा कि अब इस मैटर को हम यहाँ पर हमेशा के लिए क्लोज करेंगे। तो उन्होंने राणा अमर सिंह को डिफीट कर दिया और प्लेज द लॉयल्टी टू द जहांगीर। और उसके बाद राणा अमर सिंह ने अपनी लॉयल्टी दे दी टुवर्ड्स जहांगीर। अब जहांगीर जो था वो कर्टियस था, तो उसने बोला कि आप अपना राज्य, अपना ज़मीन रख सकते हो, और साथ ही साथ उसके बेटे करण जो था उसको अपनी मिलिट्री में मिलिट्री कमांडर का एक रैंक दे दिया। तो इस तरह अब इस वॉर का क्या सिग्निफिकेंस था, इस कॉन्क्वेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस था, तो बेसिकली इससे ना एक मुग़ल सुप्रीमेसी अब आ चुकी थी। मतलब जहाँ पर ये राजपूतानास पहले मुग़ल सुप्रीमेसी को नहीं मानते थे, लेकिन अब मुग़ल सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो चुकी थी राजपूत्स में भी, एंड दिस मार्क द एंड ऑफ द राजपूत रेजिस्टेंस। तो अब जहाँ पर वो राजपूत्स की हमेशा रेजिस्टेंस रहती थी ना, अब इस कॉन्क्वेस्ट से वो भी ख़त्म हो गई, एंड सिम्बॉलिकली इट रिप्रेजेंटेड द कंप्लीट कंसोलिडेशन ऑफ मुग़ल अथॉरिटी इन द नॉर्दर्न इंडिया। तो अब जो नॉर्थ वाला इंडिया था उसमें पूरी तरह मुग़ल अथॉरिटी आ चुकी थी। अब बात करते हैं डेक्कन कैंपेन्स की। अब हम बात करेंगे डेक्कन कैंपेन्स के बारे में। तो अकबर जो था ना वो हमेशा अपने मुग़ल रूल को ना डेक्कन की तरफ को वो मतलब एक्सपैंड करना चाहते थे। तो उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू भी किया था, उन्होंने अहमदनगर को कैप्चर भी कर लिया था। लेकिन बाद में जब जहांगीर का रूल आया तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर मलिक अम्बेर ने इस पूरे कैप्चर को, मतलब उन्होंने अहमदनगर को अब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और सारी की सारी जो टेरिटरीज थी वो अपने अंडर ले ली। लेकिन जहांगीर के रूल के टाइम ही रिकवर्ड ऑल द अथॉरिटीज़ दैट अकबर हैज़ अर्लियर कॉन्कर्ड। तो अब वापस इन्हें मलिक अंबर से ये सारी की सारी टेरिटरीज़ को रिकैप्चर कर लिया, इस कंट्रोल को रीगेन कर लिया। जहांगीर ने इस एक्सपेडिशन को अपने बेटे प्रिंस खुर्रम के हाथ में भेजा था, अपने बेटे को भेजा था, जिसने सक्सेसफुली अहमदनगर को कैप्चर किया, जिससे उनकी ब्रेवरी के बहुत चर्चे हुए। और अब उन्हें दिया गया एक टाइटल ऑफ शाहजहां, विच इज़ द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। और डेक्कन वॉर जो थी वो फिर भी कंटिन्यू रही टिल द एंड ऑफ द जहांगीर्स रूल, और अहमदनगर ने फिर से इंडिपेंडेंस गेन कर ली, एंड फाइनली इट रिमेन आउटसाइड द मुग़ल कंट्रोल। तो पहले मुग़ल के कंट्रोल में था, फिर मलिक ने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया, फिर से जहांगीर के रूल में प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहां ने उसको कैप्चर किया। लेकिन ये जो वॉर है ना, ये इसके जहांगीर के एंड तक, रीन के एंड तक चलती रही, और वापस से अहमदनगर अब इंडिपेंडेंट हो चुका था। अब आता है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांगड़ा। अब कांगड़ा फोर्ट ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और स्ट्रैटेजिकली ना नॉर्थ इंडिया में बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अकबर भी इसको कैप्चर करना चाहते थे, उन्होंने कोशिश भी की थी लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन ये सपना उनका पूरा किया उनके बेटे जहांगीर ने। उन्होंने 14 महीनों तक इस फोर्ट की घेराबंदी करके रखी और फाइनली कांगड़ा ने सरेंडर कर दिया, और अब ये मुग़ल अथॉरिटी के, मुग़ल कंट्रोल के अंडर आ चुका था। सो कांगड़ा का जो कॉन्क्वेस्ट था और मेवाड़ का था, इसने जहांगीर को एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन लेकर आया कि उसने वो काम कर दिखाया जो उसके पापा का शायद अधूरा सपना था। सो ही फेल्ट प्राउड एज ही फुलफिल्ड अकबर्स अनरियलाइज्ड इंपीरियल ड्रीम्स। अब यहाँ पर अब उन्हें एक बड़ा लॉस भी हुआ, दैट वाज द लॉस ऑफ कांधार। तो कांधार इनके
मुग़ल कंट्रोल के अंडर आता था, लेकिन शाह ऑफ पर्शिया ने कांधार पर कब्ज़ा किया जो अकबर के अंडर था अर्लियर, और अब जहांगीर ने उसे बहुत अटेम्प्ट्स किए उसको वापस रिकवर करने के, बट हर बार वो हारता गया। तो ये उनके लिए एक मेजर सेटबैक हो गया था फॉर द मुग़ल एम्पायर, उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनके उस पूरे एम्पायर के लिए। अब इंट्रोड्यूस होती हैं जहांगीर की वाइफ नूरजहां। 1611 सीई में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की, जो कि एक विडो थी ऑफ अ पर्शियन नोबलमैन। नूरजहां का एक्चुअली उनका जो नाम था वो नूरजहां नहीं, उनका असली नाम था मेहरुनिसा, और इन्हें नूरजहां का टाइटल दिया था जहांगीर ने, जिसे बोला जाता है, जिसका मतलब होता है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो ब्यूटीफुल थी, इंटेलिजेंट थी, टैलेंटेड थी, एंड शी वॉज एन आइडियल मुग़ल एम्प्रेस। तो नूरजहां बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थी, कल्चर्ड थी, और वो पर्शियन पोइट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा जानी जाती थी। वो आर्टिस्टिक थी, क्रिएटिव थी, और न्यू फैशन ट्रेंड सेट करती थी बाय डिज़ाइनिंग सिल्क फैब्रिक्स, ज्वेलरी एंड इवन द कारपेट्स, एंड शी वाज नोन फॉर बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। इवन जहांगीर को वो हंटिंग टूर्स में भी वो अकम्पनी करती थी। अब नूरजहां राइज टू पावर की बात करें तो वो एम्बिशियस थी और पॉलिटिकली काफ़ी स्किल्ड थी, तो बहुत जल्दी ना वो रियल पावर बन बैठी थी बिहाइंड द थ्रोन। मतलब कि जो भी फैसला होता था उसमें वो जहांगीर नूरजहां की राय लेते थे। सो जहांगीर कंसल्टेड हर इन द इम्पॉर्टेंट अफेयर्स, एंड नूरजहां एक वर्चुअल रूलर बन बैठी थी, और जहांगीर ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुअली उनको हैंड ओवर कर दी। अब जहां पर जहांगीर लेजर टाइम इंजॉय करते थे, वहीं पर नूरजहां अब असली कोर्ट को चलाती थी। सो कॉइन्स अब जॉइंटली जहांगीर और नूरजहां के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, और ये मुग़ल एम्पायर में ये बहुत ही रेयरली देखा गया, एक रेयर ऑनर था एक मुग़ल क्वीन के लिए। अब अगर हम नूरजहां की फैमिली इन्फ्लुएंस की बात करें तो क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रही थी, क्योंकि वो कोर्ट के मैटर्स को हैंडल कर रही थी, तो उन्होंने अपने ही परिवार को बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी थी मुग़ल कोर्ट में, एंड हिज फादर एंड ब्रदर वर अपॉइंटेड टू द हाई पोस्ट इन द मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। उनकी नीज़ मुमताज़ महल उसकी शादी कराई थी प्रिंस खुर्रम से, जिनका नाम है शाहजहां, और वही मुमताज़ महल जिसके लिए बाद में क्या बनवाया गया, ताजमहल बनवाया गया। सो दिस अलायंस फर्दर इट स्ट्रेंथन हर फैमिलीज़ पावर। और उसके बाद अब अगर हम जब ये सब कुछ हो रहा था, तो अब बारी आती है कि नूरजहां और शाहजहां में से कौन पावर में आएगा और कौन गद्दी पर बैठेगा। तो इस पूरी जंग में क्योंकि जहांगीर बहुत पसंद करते थे अपने बेटे को और वो उन्हीं को अपना वारिस मानते थे, तो अब इस लड़ाई में नूरजहां हार जाती है और शाहजहां असली गद्दी के हकदार बन जाते हैं, एंड नाउ ही बिकम्स द नेक्स्ट रूलर ऑफ द मुग़ल एम्पायर। और नूरजहां अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी आराम से पीसफुली पॉलिटिक्स से दूर बिताती हैं। तो अब हम आ गए हैं शाहजहां पर, हु वॉज द इंजीनियर किंग। शाहजहां ने मुग़ल थ्रोन लिया था 1628 सीई में, और उन्होंने 1658 सीई तक, यानी कि ऑलमोस्ट 30 साल तक उन्होंने राज किया। हिज रीन वॉज मार्क्ड बाय स्प्लेंडर एंड द कल्चरल ब्रिलियंस, और उन्हें एक इंजीनियर किंग भी बुलाया जाता है क्योंकि उनका आर्किटेक्चरल विजन बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी था, and it is said to be the golden age of the Mughal Empire, and he was also remembered as a for the magnificent buildings he constructed। तो आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है ताजमहल, which is the symbol of eternal love। तो ताजमहल शाहजहां की एक फेमस क्रिएशन है जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनवाई थी, और इसको बनने में तकरीबन 20 साल लगे, और साथ ही साथ उस समय के हिसाब से इसकी कॉस्ट थी 3 से 4 करोड़ रुपए, और ये प्योर वाइट मार्बल का बना हुआ है और सेमी प्रेशियस स्टोन से डेकोरेटेड है। अब ये इट हैड द स्प्लेंडेड डोम्स, ठीक है, तो मतलब ऐसे 4 साइड पे मीनारे हैं और बीच में एक डोम है, एंड इट स्टैंड्स इन अ ब्यूटिफुल गार्डन, एक ब्यूटिफुल गार्डन के बीचों बीच है, एंड इट इज़ अमंग द वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड।
अब इसके सिवा भी उन्होंने और भी काफ़ी आर्किटेक्चर्स बनवाए थे। इवन जो रेड स्टोन की बनी हुई इमारतें थी उनको भी अब वाइट मार्बल से बना दिया था। तो सबसे पहला है मोती मस्जिद, जो जिसे पर्ल मॉस्क भी कहते हैं, ये आगरा फोर्ट में ही है और इसे भी शाहजहाँ का एक बड़ा ही परफेक्ट बिल्डिंग बुलाया जाता है। सिंपल है लेकिन एलिगेंट है और फाइनेस्ट मार्बल से बना हुआ है। नेक्स्ट है इन्होंने क्या किया, शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया 1639 सीई में और एक नई सिटी बनाई जिसे नाम दिया गया शाहजहानाबाद, जिसे आज के टाइम पर हम ओल्ड दिल्ली बुलाते हैं। और यहाँ पर इन्होंने रेड फोर्ट बनवाया यूजिंग द रेड सैंडस्टोन। इसके बाद स्प्लेंडर इनसाइड द रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के अंदर ना देयर आर मेनी ग्रैंड हॉल्स और चेम्बर्स हैं। सबसे पहले दीवाने खास, जिसे प्राइवेट ऑडियंस का हॉल बुलाया जाता है, जो बहुत ही इम्प्रेसिव है। उसकी सीलिंग सिल्वर की बनी हुई है एंड द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। तो गोल्ड और सेमी प्रेशियस स्टोन से पूरी की पूरी वॉल्स इसकी डेकोरेटेड हैं। उसके सिवा दीवाने आम है विच इज़ द हॉल ऑफ द पब्लिक ऑडियंस, जिसमें बहुत ही फेमस पीकॉक थ्रोन हुआ करता था एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय द 12 एमराल्ड पिलर्स विद 2 पीकॉक स्टडेड फेदर्स विद द जेम। 2 पीकॉक थे जिनको जेम से भरा हुआ था। सो दिस पीकॉक थ्रोन टुक 7 years टू कंप्लीट और लेटर इसे नादिर शाह पर्शिया ले गया इन 1739 CE। जामा मस्जिद इन दिल्ली इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्रिएशंस बाय शाहजहाँ विच इज़ ग्रैंड एंड डिग्निफाइड मॉन्यूमेंट। तो ये सारे के सारे ना आपको पता होने चाहिए क्या क्या बनवाया था इन्होंने। अब बात करते हैं शाहजहाँ के रूल कब एंड हुआ। तो हुआ ऐसा कि 1657 में जब शाहजहाँ बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और सबको लगा कि वो मर गए, तो उस समय उनके चारों बेटों में ना अब सक्सेशन की वॉर शुरू हो गई और उसमें सबसे क्लेवर था उनका तीसरा बेटा औरंगज़ेब, जो क्लेवर भी था, एम्बिशियस भी था और वो जीत भी गया। और अब उसने अपने फादर को आगरा फोर्ट में बंद कर दिया, जहाँ पर उसके फादर शाहजहाँ ने 7 से भी 8 साल बिताए और ख़ुद को क्राउन पहना दिया एम्परर का। सो ही लिव्ड इन द प्रिजन फॉर 8 years until 1666, जब 74 years की एज में उनकी डेथ हो गई और बोला जाता है कि उनको वहीं पर दफना दिया गया ताजमहल में, उनकी प्यारी बेगम मुमताज़ महल के साइड पर, जो उन्होंने अपनी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। तो बेसिकली अगर मैं इसका एक थोड़ा सा आपको बताऊं तो 1657 में वो बीमार हुए थे। 1658 में उनका बेटा जो था उसने क्राउन पहना और 1666 में शाहजहाँ की डेथ हो गई। ठीक है, 1657, 1658 एंड 1666, ये 3 डेट्स हैं। अब औरंगज़ेब की बात करते हैं। ही इज सेड टू बी द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर। तो इन्होंने 1658 CE में थ्रोन लिया था आफ्टर दैट वॉर ऑफ सक्सेशन विद हिज 3 brothers। तो इसने कुछ अराउंड 50 years तक रूल किया फ्रॉम 1558 to 1707 CE एंड ही इज सेड टू बी दिस इज सेड टू बी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेन इन द मुगल हिस्ट्री। अब यहाँ पर ना इसने सोचा बहुत ज़्यादा मैं एक्सपैंड करूँगा, तो इसके रेन को ना हम फर्स्ट और सेकेंड हाफ 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 17th century CE में हिज रेन कवर्ड द सेकेंड हाफ, मतलब जो 17th century का सेकेंड हाफ था ना, उसमें इनका रेन शुरू होता है एंड ही सेड टू बी द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर। अब यहाँ पर ना एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, ही वॉन्टेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। तो औरंगज़ेब ने क्या किया, औरंगज़ेब सो द मुगल एम्पायर बिकेम द largest single state in India ever known and by the end of the 17th century ये कश्मीर से कर्नाटका तक और हिंदू कुश माउंटेन टू इन द वेस्ट टू चित्तगोंग प्रेजेंट डे बांग्लादेश इन द ईस्ट, मतलब नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट तक ना ये बहुत ज़्यादा फैल चुका था। अब यहाँ पर ना मुग़ल एम्पायर अपने मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंट पर इस टाइम चल रहा था।
अब हुआ क्या कि यहाँ पर ना बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आने लगे, जैसे इतनी बड़ी स्टेट को या इतने बड़े एरिया को, रीजन को, एम्पायर को संभालना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर औरंगज़ेब्स रूल लैक्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी। तो पहला चैलेंज था कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी नहीं थी। दूसरा, वो बोलते हैं लोग कि वो बहुत स्ट्रिक्ट था और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से लोगों के बीच अनरेस्ट आ चुका था। देन उसके 50 साल के रीन में, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट 24 ईयर्स और लास्ट 26 ईयर्स। तो फर्स्ट 24 ईयर्स में वो नॉर्थ इंडिया में रहा और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखा, लेकिन नेक्स्ट 26 ईयर में उसने अपना ज़्यादा टाइम डेक्कन में ही स्पेंड किया और वहीं की पावर्स को, स्पेशली मराठास को क्रश करने में लगा रहा। ये जो लंबी वॉर थी, इसने पूरे एम्पायर की वेल्थ को ड्रेन कर दिया और साथ ही साथ इसने मिलिट्री की स्ट्रेंथ को भी ड्रेन कर दिया। अब लैंड वाइड थी लेकिन यूनिटी बहुत कम हो गई थी। इतनी ज़्यादा वॉर्स लड़ी थी कि पैसा पूरा ख़त्म हो चुका था, लोग इतने ज़्यादा मर गए थे कि मिलिट्री स्ट्रेंथ वीक हो चुकी थी। अब अगर हम शुरुआत करें अर्ली रीन से, तो अर्ली, अनलाइक जैसे कि जहांगीर और शाहजहां के रूल के टाइम पर क्या था कि पीसफुल रीन्स थे, राइट। लेकिन औरंगज़ेब के बारे में ऐसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स और बहुत ज़्यादा अनरेस्ट देखा गया। और इस इनस्टेबिलिटी के मेजरली 2 रीज़न थे। पहला, एम्पायर इतना वास्ट था कि रिमोट एरियाज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द रिलीजियस पॉलिसीज़। तो जो अकबर ने रिलीजियस पॉलिसीज़ लाई थी, जिक्सा टैक्स और पिलग्रिम टैक्स को उसने अबॉलिश कर दिया था, वही चीज़ें ये वापस लेकर आया जो हिंदूज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका था। अब ये जो रिलीजियस पॉलिसीज़ और इनके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ ऐसे थे कि औरंगज़ेब जब जिक्सा टैक्स जो बच्चे भूल चुके हैं, ये वो टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था फॉर देयर सिक्योरिटी। बोला ये जाता था कि अगर आप चाहते हो कि आपको हमारे एम्पायर में सेफ्टी मिले तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसका नाम था जिक्सा टैक्स। तो ये टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पे, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था इनस्टेबिलिटी और अनरेस्ट का, तो इसको अबॉलिश कर दिया गया। दूसरा, ही रिवाइव द पिलग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज़, कि अगर आप अपनी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये भी रिवाइव हो चुका था। सो द पॉलिसीज़ क्रिएटेड रिजेंटमेंट अमंग द हिंदू सब्जेक्ट्स एंड ही सक्सीडेड इन क्रशिंग द सेवरल अपराइजिंग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिवोल्ट्स हुए, बहुत ज़्यादा बगावतें भी हुई, लेकिन और औरंगज़ेब ने ना इन सब को क्रश कर दिया, लेकिन कॉस्ट ऑफ क्रशिंग हमेशा हाई रही, जिसने इसकी वेल्थ को, इस पूरे एम्पायर की वेल्थ को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दिया, ड्रेनिंग द एम्पायर्स वेल्थ एंड ऑल्सो द मिलिट्री स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं रिवोल्ट्स एंड रीजनल चैलेंजेस की। तो औरंगज़ेब की जो अथॉरिटी थी, इट वॉज चैलेंज्ड बाय अहोम रूलर्स इन असम नॉर्थ ईस्ट, अफगान ट्राइब्समैन इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जाट्स ऑफ दिल्ली एंड आगरा रीन जो हार्डी थे और फ्री स्पिरिटेड फार्मर्स थे, बुंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड सेंट्रल इंडिया में, और सतनामीज द पीसफुल सेक्ट्स ऑफ पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड ट्रेड्समैन। तो ये सब इनके अगेंस्ट थे, और जो मेजर थ्रेट था वो बाद में आया था सिख, राजपूत और मराठा से। द मोस्ट पावरफुल चैलेंज टू हिज रूल, तो सबसे पावरफुल चैलेंज रूल यहीं से आया था। अब अगर हम लेटर, मतलब नेक्स्ट 26 ईयर्स की बात करें, तो यहाँ पर 1680 CE में औरंगज़ेब ने सोचा कि अब डेक्कन की तरफ चलते हैं और वहाँ जो बचे हुए एरियाज़ हैं ना, उनको कैप्चर करते हैं। तो उसने अपना फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स द डेक्कन रीजन, और उसका गोल था टू एनेक्चर बीजापुर किंगडम और गोलकोंडा किंगडम, और वो चाहता था कि वहाँ की जो ग्रोइंग पावर है ना मराठास की, उसको क्रश कर दिया जाए। तो पर्सनली वो डेक्कन गया 1681 CE में, एंड द बिगनिंग ऑफ द लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग सर्दर्न कैंपेन स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, और बोलते हैं कि ही नेवर केम बैक टू द नॉर्थ। अब ये जो लॉन्ग डेक्कन कैंपेन था, ये कुछ 26 साल तक चला। इसमें दिस इज सेड टू बी हिज सेकेंड फेज ऑफ हिज रूल, और उसने अपने पूरे 26 साल यहाँ पर लड़ाई में निकाले विद मराठास एंड सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, और माना जाता है कि वो कभी भी नॉर्थ इंडिया वापस नहीं आए आफ्टर 1681 CE। और इन लॉन्ग वॉर्स ने मुग़ल एम्पायर की ट्रेजरी और पूरे के पूरे एम्पायर को वीक करके रख दिया। अब अगर हम एनेक्सेशन की बात करें बीजापुर और गोलकोंडा, तो ऐसा नहीं है कि वो एनेक्शर नहीं हुए,
1686 में बीजापुर को एनेक्चर कर लिया और गोलकोंडा को 1687 में एनेक्चर कर दिया। लेकिन ये जो टेरिटरीज़ तो आई थी, लेकिन ये जो ह्यूज न्यू टेरिटरीज़ मुग़ल एम्पायर के अंडर आई थी ना, ये बड़ी ही हार्मफुल प्रूव हुई। क्यों? क्योंकि अब एम्पायर और बड़ा बन चुका था और अब इस बड़े से एम्पायर को गवर्न करना और भी मुश्किल हो चुका था। So this Mughal expansion now brought them to the direct conflicts with Marathas. अब यहाँ पर इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट मराठास के साथ शुरू हो चुका था। अब अगर हम मराठास की वॉर की बात करें तो भाई मराठास भी थे बहादुर, एंड दे नाउ औरंगजेब एम्ड एट क्रशिंग द पावर ऑफ द मराठास। तो 1689 CE में Sambhaji, who was the son of Shivaji, he was captured and he was executed. और मराठास कैपिटल वो गिर गई, मतलब वो हार गए। So Sambhaji's son Sahu and family, they were imprisoned, राइट। तो वॉर डिफ़िकल्ट थी लेकिन फिर भी वो जीत गए और मराठास हार गए। तो राजा राम, संभाजीज ब्रदर, एस्केप्ड और उन्होंने फिर भी इस रेजिस्टेंस को कंटिन्यू रखा और 1690 CE में औरंगज़ेब का जो एम्पायर था रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। अब काबुल से चित्तगोंग और ऊपर कश्मीर से लेके कावेरी तक पहुंच चुका था। डिस्पाइट दिस एक्सपेंशन मिलिट्री स्ट्रेंथ और जो एम्पायर की, मिलिट्री तो नहीं बोलूँगी बट जो एम्पायर की स्ट्रेंथ थी वो भी डिक्लाइन हो रही थी। देखो एम्पायर बड़ा तो हो रहा था लेकिन अब उसमें ना यूनिटी थी, ना ही प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन था, ना ही पॉलिसी सही थी और ना ही पीस था। तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा एम्पायर अब बुरी तरह से डिक्लाइन हो रहा था। अब मराठास ने भी रेजिस्टेंस शुरू की। अब जैसे आपने देखा राजा राम जो थे वो एस्केप हो गए और उन्होंने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। आफ्टर हिज डेथ द लीडरशिप वाज पास टू ताराबाई, जो कि उनका ब्रेव और केपेबल विडो थी। उन्होंने इस संघर्ष को अभी भी जारी रखा, तो मराठास हार नहीं माने। सो मराठास रेविज्ड एंड प्लंडर्ड मुगल टेरिटरी लॉन्चिंग गरीला अटैक्स। तो गरीला अटैक्स कुछ नहीं होते हैं, मतलब ये होता है कि अचानक से अटैक कर देना, दैट इज़ व्हाट गरीला अटैक्स मीन। तो मतलब बता के नहीं अटैक हो रहा है, कभी भी अचानक से अटैक कर देते थे। तो ये मुगल्स के लिए ना एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज बन चुका था और इसने मुग़ल टेरिटरीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी किया और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लूट भी हुई। Then for the next 18 years, Marathas remained unconquered and constantly harassing the Mughal forces. तो अभी भी मराठा फोर्सेस अगले 18 साल तक भी इस जंग को लड़ती रही और वो मुग़ल फोर्सेस को हैरेस करती रही। सो मराठास टर्न्ड हिज विक्ट्रीज इनटू एग्जॉशन। तो मराठास जीत तो गए थे मुगल्स, लेकिन उन्होंने इस विक्ट्री को एग्जर्शन में, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था पूरा का पूरा मुग़ल एम्पायर। चाहे हम मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, चाहे हम उसकी इकोनॉमी की बात करें। अब बात करते हैं इसकी डेथ की, औरंगज़ेब की डेथ की और डिक्लाइन ऑफ देयर पावर। तो 1707 CE में जब वो अराउंड 80 ईयर्स के थे तो उनकी डेथ हो गई वाइल स्टिल फाइटिंग इन द डेक्कन। तो अभी भी वो मराठास के साथ तो लड़ ही रहे थे, बट ही रिफ्यूज टू नेगोशिएट विद द मराठास। This kept leading campaigns until the end. And finally, he died in Ahmednagar. He was broken and a defeated man. And despite his efforts, Marathas emerged as the second center of power. अब बात करते हैं the consequences of the Aurangzeb's reign. कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? देखो ये चैप्टर जो है ना, मतलब डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर, ये ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो रहा है। तो याद रखना, इन कहानियों को अगर आपको क्लास 8 में भी ज़रूरत पड़े ना तो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वहाँ पर भी आपकी जो शुरुआत है ना उसमें एक चैप्टर आएगा द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो ये जो क्विक रिविज़न है ना, ये वहाँ पर भी आपको काम आएगा। तो देखो हुआ क्या था, इतनी सारी वॉर्स, इतने सारे कैंपेन्स जिसने मुग़ल ट्रेजरी को ड्रेन कर दिया और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी को भी डिक्लाइन कर दिया। इससे ये जो लॉन्ग एब्सेंस रही औरंगज़ेब की, मतलब एक एम्परर की, उसकी गद्दी पर नॉर्थ में, सो दिस मेड देम वीक। तो वीक एडमिनिस्ट्रेशन था, करप्शन फैल गई और लॉलेसनेस फैल गई। तो लोग
मानते ही नहीं थे। नोबल्स रिबेलियस हो गए, जाट और सिख की स्ट्रेंथ बढ़ गई और मुगल सोल्जर्स म्यूटनीड इन द डेक्कन, वो खुद ही वहाँ पर बगावत करने पर आ गए। नाउ द क्रैक्स विजिबल ड्यूरिंग द शाहजहां's later year now became the gaping breaches in 1707 CE। मतलब जो हमें गैप्स दिखाई देते थे ना, क्योंकि अब देखो शाहजहां ने क्या किया था, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स बनवाए थे, मतलब मार्बल्स बनवाए थे। उस समय पर ही ताजमहल बनाने की कॉस्ट 3 से 4 करोड़ आई थी। तो सोचो आज के समय में तो कितनी होगी वो कॉस्ट। तो वो जो थोड़े थोड़े गैप्स जो शाहजहां ने छोड़ दिए थे ना इकोनॉमी ड्रेन करने में, वो पूरे कर दिए औरंगज़ेब ने। तो वहाँ पर पहले तो शाहजहां ने इतना खर्चा किया और फिर अब उसके बाद औरंगज़ेब ने वो सब किया, जिससे मुगल एम्पायर पूरी तरह डिक्लाइन हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, सो द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century CE मुगल एम्पायर बिगेन टू डिके and disintegrate. Emperors lost their power and glory and the complete empire shrank into few square miles around Delhi. अब ये जो unity और stability थी empire की had already weakened during औरंगज़ेब्स 50 years rule। तो जब हम decline भी पढ़ेंगे तो decline of मुगल empire एक काफ़ी छोटा सा chapter है जहाँ पर हम सिर्फ ये बात करते हैं क्या पॉलिटिकल कॉजेज़ रहे, क्या इकोनॉमिक कॉजेज़ रहे, क्या सोशल कॉजेज़ रहे। तो उसमें जो 2 चीज़ें हम जिनकी बहुत ज़्यादा बात करते हैं, पहली है शाहजहां के द्वारा बनाए गए ग्रेट आर्किटेक्चर्स, जो हैं तो ग्रेट लेकिन उसने मुग़ल एम्पायर की वेल्थ को ड्रेन कर दिया, उनकी ट्रेजरी को ख़त्म कर दिया। दूसरा, जब औरंगज़ेब ने इतने बड़े बड़े कॉन्क्वेस्ट, इधर लड़ाई उधर कैंपेन, डेक्कन कैंपेन, इसने भी मुग़ल एम्पायर की जो वेल्थ थी उसको ड्रेन कर दिया और यहाँ पर मिलिट्री स्ट्रेंथ भी कम होती गई। और इसमें एक और बहुत बड़ा रीज़न आता है जो आज भी इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में भी रहेगा, वो ये कि जो पॉलिसी अकबर ने बनाई थी ताकि लोग एक साथ रहें, लोग प्यार से रहें, हिंदू मुस्लिम प्यार से रहें, तो ये जिग्सा टैक्स को अबॉलिश करना और पिलग्रिम टैक्स को अबॉलिश करना, उनको रिवाइव कर दिया औरंगज़ेब ने। और इससे भी लोगों के बीच इंस्टेबिलिटी, अनरेस्ट फैल गया, जिसकी वजह से ये पूरा मुग़ल एम्पायर अब खतरे में आ गया। तो अब बात करते हैं द कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन। सबसे पहले द वीक सक्सेसेस। अब ये जो 2-3 स्लाइड्स है ना, ये आपका पूरा चैप्टर रहेगा, तो यहाँ पढ़ लो, अगली क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो वीक सक्सेसर, तो सबसे पहले जो रूलर्स थे औरंगज़ेब के बाद, वो सब प्लेजर लविंग थे, वीक थे और इनएफिशिएंट थे। दूसरा, दे बिकेम द पपेट्स ऑफ द पावरफुल नोबल्स। अब जो भी उनके कोर्ट में काम करते थे ना, मेजरली वही सलाहें लेते थे, वही फैसले करते थे, और जो रूलर था बेसिकली वो अब एक पपेट बन के रह गया था और वो कहीं से भी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर रहा था, सिर्फ नोबल्स इस एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे थे। देन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट टुक द एडवांटेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वीकनेस। तो एक सेंटर गवर्नमेंट हुआ करती थी, फिर प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो प्रोविंसेस ने देखा कि सेंटर की गवर्नमेंट वीक हो रही है, तो सब ने अपने इंडिपेंडेंट किंगडम्स को डिक्लेयर कर दिया। अब उसके बाद देखो, ये जो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं ना, इसके बाद ही अब ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई थी और ब्रिटिशर्स ने एक 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 करके सबको हराया और एक सुप्रीम पावर बन बैठे इंडिया में। सो नाउ द एम्पायर ब्रोक अपार्ट इनटू स्मॉल स्मॉल स्टेट्स। तो पूरा एम्पायर अब छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में अब टूट चुका था। देन द इंटेंस राइवलरीज, अब रीजनल पावर स्ट्रॉन्ग हुई और इससे जो पॉलिटिकल चीज़ें थी वो ख़राब हुई, इंटेंस राइवलरीज देखी गई। सो रीजनल पावर्स टू फिल द पॉलिटिकल वैक्यूम। अब बात करते हैं द एंड ऑफ एन एरा। जब मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ, लास्टेड ओवर 3 centuries, तो इट कोलैप्स्ड, लेड टू एनार्की एंड द वेलफेयर अमंग द रीजनल पावर्स, राइट। और इनस्टेबिलिटी फाइनली अलाउड द ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ऑन इंडिया। सो ब्रिटिशर्स बंगाल से एंटर हुए थे हमारे देश में और धीरे धीरे करके इन्होंने हमारे पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश रूल लास्टेड फॉर ओवर 200 years। तो लगभग 300
साल तक मुगल रूल चला और फिर उसके अगले 200 साल तक ब्रिटिश रूल चला। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडेज सेशन। बड़ा ही सिंपल सा, इजी सा, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ध्यान से स्टोरी सुन लेना, ध्यान से जो मैंने बोला है वो सुन लेना, उसके बाद आप बुक को पढ़ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और बुक को पढ़ने के बाद थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर एक बार फिर से वीडियो को सुन लेना। इससे आपको ये चैप्टर कभी नहीं भूलेगा, आई प्रॉमिस दैट। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो, या तो आप लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक करो। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।